हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सीरीज़ आरएल सर्किट पर डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सीरीज़ आरसी सर्किट क्या होता है, उसका टोटल वोल्टेज और इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला निकलता है। दोस्तों, सीरीज़ आरएल सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है और उसके साथ सीरीज़ में एक इंडक्टेंस कनेक्ट रहता है, और इन दोनों को एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार के सर्किट को दोस्तों सीरीज़ आरएल सर्किट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, जिसे हम आई का नाम देते हैं, और ये हो गया वी। ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स के लिए वी इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर ये वी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये वी एम है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब कोई कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट रहता है तो उनके क्रॉस जो टोटल वोल्टेज रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अलग होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज अलग होगा। तो इस वोल्टेज को हम वी आर का नाम देते हैं और इस वाले वोल्टेज को हम वी एल का नाम देते हैं। अब दोस्तों, हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करेंट, मान लीजिए एक रेफरेंस एक्सिस है, तो ये अगर करंट है तो इसी लाइन में कहीं पर यहाँ पर ये वोल्टेज होगा। किसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। इनके भी देखिए कोई फेज एंगल नहीं है, दोनों सेम फेज में है, 0 डिग्री का फेज एंगल है रेजिस्टेंस के केस में। लेकिन इंडक्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता। इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है किससे, वोल्टेज से, मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, देखिए VL है, और यहाँ पर करंट है, तो करंट लैग करेगा। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है VL वो लीड करेगा। और कितना लीड करेगा, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। तो देखिए जो लीड कर रहा है उसको हम इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, और जो लैग करता है उसको इस तरफ नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये VL होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। यहाँ पर देखिए करंट इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज से लैग कर रहा है, और जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VR, वो और करंट दोनों सेम फेज में है। तो यहाँ से देखिए अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना चाहें तो रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ यहाँ पर आएगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, V होगा, क्योंकि हमने AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, V किया है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, V होगा। अब इस V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बनेगा फाई, इस एंगल को हम फाई नाम देते हैं। तो देखिए ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये किस तरह का दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। और जो फाई है, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है। तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या, कौन सी भुजा होगी, ये कर्ण हो जाएगी, और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आपने मैथ्स में पढ़ी चुका होगा पहले ही। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है, V है, तो V का स्क्वायर, और लंब क्या है, लंब में देखिए ये VL है, तो ये भी VL के बराबर ही है, VL स्क्वायर प्लस आधार क्या है, VR है, तो ये हो जाएगा VR स्क्वायर। अब यहाँ पर एक एक करके हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। V स्क्वायर इक्वल टू VL की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, I इंटू XL होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया I इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए I स्क्वायर जो है ये कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में I स्क्वायर है। अंदर क्या बचेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस I को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, और यहाँ क्या है, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये जो है रूट में आ जाएगा। जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट बन जाता है पक्षांतर करने से, और इस अंडर रूट जो है पक्षांतर करने से स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो जाएगा V/I इक्वल टू रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर क्या निकला था, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर निकला था। अब यहाँ क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटर था,
अब यहाँ पर इंडक्टर है तो इंडक्टर के क्रॉस जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सएल होता है। तो ये हो गया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब दोस्तों इस इक्वेशन को अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है आपको पता ही है, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से बदल देता है V बाई आई इक्वल टू आर। तो यदि हम इस इक्वेशन से इस दोनों इक्वेशन का कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर V बाई आई इक्वल टू क्या है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। यहाँ पर V बाई आई इक्वल टू क्या है, आर है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो आरएल सर्किट का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बराबर क्या होगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आया है वो क्या आया है, रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यही जो V बाई आई है इसी को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। RL सर्किट में दोस्तों इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकल के आता है इसके लिए, RL सर्किट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, आगे आपके बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। इस तरह से हमने दोस्तों टोटल वोल्टेज के लिए और इम्पीडेंस के लिए फार्मूला डिराइव कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल कितना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वापस से उस फेजर डायग्राम में जाना पड़ेगा। इस फेजर डायग्राम में देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ पर फाई है तो हम फाई लिखेंगे, टेन फाई। तो टेन फाई क्या होता है दोस्तों, टेन फाई होता है लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखिए लंब क्या है, लंब है हमारा VL और आधार क्या है, VR है। तो टेन फाई इक्वल टू क्या निकला था, टेन फाई इक्वल टू निकल के आया था VL अपॉन VR। यहाँ से वैल्यू हम रख देंगे आई एक्सएल अपॉन आई आर। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो RL सर्किट में यदि आपको वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल निकालना रहा तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, आपको फेज एंगल पता चल जाएगा। आपको यदि एक्सएल की वैल्यू और आर की वैल्यू पता है तो आप वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।